नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह आप सबके सामने लेकर के आया हूँ CGSI का साइंस MCQ का जो हम रिवीजन सीरीज चला रहे थे उसका भाग 19 भाग 19। तो जल्दी जल्दी इस वर्दी को हासिल करने के लिए जी जोड़ प्रयत्न कीजिए और इस वर्दी को अपने कंधे पर प्रतिस्थापित कीजिए। चलिए हम देखते हैं। आपको ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आता हुआ, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय यह होगा संचय सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। माने जो डेटा कम्युनिकेशन हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या लाते हैं, ये गैदर मतलब कि हम रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं डेटा जो भी इंटरनेट पर, उसके लिए हम जो नियम कानून बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, इसका क्या प्रश्न का मतलब यही है, तो उनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो आंसर है ये प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे फेमस प्रोटोकॉल्स मैंने आपको पहले भी पिछले सीरीज में बताया है कि इसमें सबसे फेमस जो प्रोटोकॉल है वह सबसे ज़्यादा जो सुनने मिलता है एग्जाम में आता है TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जानकारी भी दूंगा मैं। तो प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आंसर क्वेश्चन तो आप बहुत पढ़े मगर आपको हम प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो प्रैक्टिकली हम समझते हैं एक बार चित्र के माध्यम से। मान लीजिए क्लियर, ये आप एक जगह बैठे हैं और दूसरे जगह एक और आदमी बैठा है। एक यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर है और दोनों के बीच इंटरनेट का माध्यम है जिसको सब गमन होगा, सूचना का आदान प्रदान होगा, ठीक है। तो इसका एक IP एड्रेस हम बोलते हैं, है ना, और इसका एक IP एड्रेस होगा जिन दो के बीच में आप जो सूचना है वो आदान प्रदान करेंगे। तो IP एड्रेस क्या होता है, देखिए इसमें दो टर्म्स यूज होते हैं, ये भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। जो IP है ये आपका रूटेड प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो TCP है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये है आपका रूटिंग प्रोटोकॉल। राइटिंग मेरी स्पाइडरमैन की जैसे दिखेगी आपको, तो उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मगर आपके काम का चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो ये कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, आपका व्यापक ऐसे नए क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर में। तो देखते हैं कि IP जो है, IP एड्रेस जो है वो एक रूटेड प्रोटोकॉल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। IP एड्रेस क्या है, रूटेड प्रोटोकॉल, रूटिंग प्रोटोकॉल, है ना। तो रूटेड, तो IP एड्रेस जो है वो रूटेड प्रोटोकॉल है और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो आपका रूटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। और मैं दोनों मतलब समझाता हूँ। रूटेड मतलब देखिए, रूटेड मतलब इस रूट से इस रूट के बीच ही सब सूचना का आदान प्रदान होगा। रूटेड है मतलब ये फिक्स है, और जो फिक्स है वो रूटेड हो गए, है ना। मगर जो ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये रूटिंग है, रूटिंग मतलब जिस रूट से गमन करेगा, तो उसको हम देखते हैं कि क्या इसका मतलब निकलता है। तो इस माध्यम से जो भी ये सूचना आपकी गमन कर रही है, तो TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो भी सूचना है उसको पैकेट्स, हम जानते हैं कि पैकेट स्विचिंग के रूप में जो कंप्यूटर पे इंटरनेट पे जो सूचना आदान प्रदान होती है वो पैकेट स्विचिंग पे काम करती है, और जो मोबाइल में काम करती है वो सर्किट स्विचिंग पे। ये भी याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इंटरनेट में सूचना कैसे आदान प्रदान होती है, पैकेट्स के रूप में, पैकेट स्विचिंग, और मोबाइल में सर्किट स्विचिंग के रूप में होती है, ठीक है। तो चलिए, तो ये पैकेट्स बनाता है और पैकेट्स को अरेंज करता है। मान लीजिए A है, ये पैकेट B है, तो और पैकेट C है, तो सबको ये सारों में इंफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम ये है कि इन सबको ये पैकेट के रूप में बनाएगा और पैकेट में बना करके इनको व्यवस्थित करेगा कि A के बाद ही B को लगाएगा, B के बाद ही C को लगाएगा, और इनको फिर इस दिशा से इस दिशा में भेजने का काम, यहाँ इस IP एड्रेस इस IP एड्रेस भेजने का ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल का है। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि IP एड्रेस कैसे काम करता है और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया है आपको, रूटेड प्रोटोकॉल, रूटिंग प्रोटोकॉल वाला, और दोनों फुल फॉर्म भी बताया, वो भी एक अलग क्वेश्चन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से इसका फुल फॉर्म से, दो क्वेश्चन यहाँ, ये दूसरा फुल फॉर्म से, ये एक तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका इसी से ही, ये एक चौथा क्वेश्चन हो गया इसी से ही, आपका आंसर हो गया। ये पांचवा होगा कि भाई IP एड्रेस क्या होता है, छठा हो गया ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, और कि वो व्यवस्थित करने का काम करता है सूचनाओं को। और पहले पैकेट स्विचिंग वाला जो मैंने बताया था वो, ठीक है। और एक बार आपको सर्किट स्विचिंग बताया जिससे मोबाइल सर्किट काम करता है। तो ये देखिए कितने 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन निकाला है। तो ये देखिए रिवीजन का इतना सारा फायदा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, देखिए आप जनरली देखेंगे हड़बड़ी में और मार देंगे एग्जाम में, इसलिए मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। DOS मारेंगे, देखेंगे और मारेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तुरंत मारेंगे आप। सबसे पहले 80% जो बच्चे हैं तुरंत DOS देख के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मार देंगे, क्योंकि वही लोगों के जुबान पे चढ़ा हुआ है। मगर यहाँ पहले इस पे हमको ध्यान देना कि साइबर लॉ के टर्म्स में क्या कहते हैं DOS को, तो उसको हम देखते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस।
साइबर लॉ में डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली आप समझाता हूँ कि मान लीजिए साइबर लॉ में पता चला कि अटैक हो गया हमारे किसी फर्म पे, तो जो सर्विस प्रोवाइड हो रही थी वो उसी को डिनाई कर देगा, पूरी सर्विस को बंद कर देगा, ताकि जो हैकिंग हो रही है, जो डाटा ट्रांसफर हो रही है, वो पूरी पूरी वहीं फेल हो जाए और हमारा जो सिस्टम है वो बच जाए। तो इसलिए यहाँ पर साइबर लॉ के टर्म्स में जो DOS का फुल होगा डिनायल ऑफ सर्विस। तो आप देख रहे हैं डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब है जो सर्विस है उसको डिनाई कर देना, उसको बंद कर देना, उसको खत्म कर देना, ठीक है, ताकि वो बच जाए साइबर अटैक से। जंक ईमेल को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पैम कहते हैं, ठीक है, स्पैम कहेंगे, आंसर डी। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है, तो ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। देखिए क्योंकि बार बार एक ही एड्रेस पर बार बार ईमेल भेजता है, तो एक ही एड्रेस पर बार बार ईमेल भेज रहे हैं तो उसको ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं, याद रखिएगा ये, तो ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। याहू, गूगल एवं MSN है तो क्या है आप बताइए। इंटरनेट के साइट से आपको बचपन से ही पता है ये बात, है ना, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जिसमें गूगल सर्च इंजन है, याहू भी आपका वैसे वेब ब्राउजर है, ठीक है। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था, तो गूगल ने किसको किया है, क्रोम को किया है। आपको पता है कि गूगल का क्रोम है, तो आपको सिर्फ गूगल ही नहीं बाकी मैं सबके बारे में भी जानकारी देता हूं। तो गूगल का क्रोम है, वैसे ही चलिए आपको यही बता दूं मैं, जैसे गूगल का क्रोम बता रहा है वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये आपका सन माइक्रो सिस्टम का है, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम, याद रखिएगा, सन माइक्रो सिस्टम का है, माइक्रो सिस्टम, ये सारे कंपनी का नाम है। और किसके किसके क्या है आपको पता चल जाएगा, इससे कोई क्वेश्चन बनेगा पता है। फायरफॉक्स किसका है, ये मोजिला का है, मोजिला, मोजिला, ठीक है। सफारी जो है ये एप्पल का है, एप्पल आईफोन जो आप सुनते हैं उस कंपनी का है ये, ठीक है। और क्रोम जो है ये गूगल का है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पर्याप्त है आपके लिए। और हाँ, सन माइक्रो सिस्टम का जो अपना ये जो अपन इंटरनेट एक्सप्लोरर पढ़ रहे हैं, इसका कोई खास बात बता दूं मैं कि कुछ मिस हो रहा है मेरे माइंड से, एक चीज़ को आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताना था। हाँ याद आ गया, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये सन माइक्रो सिस्टम का नहीं है, ये है आपका जावा जो है, जावा जो है वो सन माइक्रो सिस्टम का, यही मैं सोचा क्या गलत बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो जो ये यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये आपका सन माइक्रो सिस्टम का ना होकर के ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसको आप मिटा दीजिए यहाँ पर और यहाँ पे आप लिख दीजिए माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ये, जिसके मालिक है बिल गेट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस तरीके से। गूगल ने किस निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो बताइए ब्राउजर कौन सा नहीं है। तो बजाय ओपेरा आपका ब्राउजर है, मैंने बताया था अभी भी। विवाल्डी भी एक ब्राउजर है, ये नाम आप याद रख लीजिएगा, इस टाइप के नए नए जो नाम होते हैं वही पूछता है वेपम। और मोजिला फायरफॉक्स ये भी आपका वेब ब्राउजर है, मैंने बताया था कि फायरफॉक्स मोजिला का ही ब्राउजर करके। गूगल एप्स जो है ये ब्राउजर ना होकर के गूगल के जो फैसिलिटी अलग अलग काम को करने के लिए वो उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो गूगल एप्स इसका आंसर हो जाएगा और वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी ओपेरा, विवाल्डी और मोजिला फायरफॉक्स तीनों के आपके वेब ब्राउजर हैं, ठीक है। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, ये बहुत बड़ा टर्म्स है। वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है वेब स्पाइडर के रूप में। स्पाइडर में देखें आप, बस उसी तरीके से क्या होता है, अब इसको आपको मतलब समझाता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर तो रट लेंगे, आप समझिए। जो वेब क्रॉलर को इस रूप में जाना जाता है वेब स्पाइडर के रूप में, तो वेब क्रॉलर माने वेब स्पाइडर। और वेब स्पाइडर का काम यह है जो वर्ल्ड वाइड वेब का जो सूचना का जो वर्ल्ड है अपना, दुनिया जो है संचारों की, जहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन है, ये स्वतः ही माने खुद ब खुद ही इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है। तो वो जो फैसिलिटी है जो खुद ही सारे इन्फॉर्मेशन को सर्च करते रहता है, वही वेब स्पाइडर है। क्योंकि इसके स्पाइडर के आपको पता है कि 8 पैर होते हैं करके, है ना, तो उन 8 पैर से वो सूचना का एकत्रित करता है वो इंटरनेट की दुनिया में स्वतः ही, खुद पे ही। इसलिए आप याद रखिएगा, इसलिए 8 पैर से कॉन्सेप्ट समझो कि 8 पैर से सूचना एकत्रित करता है खुद। इसलिए वेब स्पाइडर जो है इंटरनेट की दुनिया में स्वतः ही जो सूचना का जो सर्च करता है वो है। वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वाई मैक्स आपका आंसर आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है, संचार प्रौद्योगिकी, वायरलेस वाली बात होगी। ये एक बेतार संचार तो प्रौद्योगिकी है जिसमें तार का उपयोग नहीं होता है, बिना तार के, जैसे वाईफाई है उस तरीके समझिए। बट इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपका बन सकता है, जिसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए,
कि चलिए फुल फॉर्म बता दूं आप लोगों को। वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है। तो जो है ये माइक्रोवेव, ये एक्सेस, ये दोनों मिला करके, ठीक है। ये बात वायरलेस तो आपको पता ही है, और बीच में एक जो दिया नहीं है वो इंटरऑपरेबिलिटी है, तो याद रखिएगा। तो वायरलेस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। ऐसा बेतार संचार तकनीकी जो कि ऑपरेट करने देता है माइक्रोवेव एक्सेस के आधार पर, मतलब माइक्रोवेव जो किरण होते हैं उनके आधार पर। जैसे आपको पता है कि जो ब्लूटूथ है वो रेडियो सिग्नल पर काम करता है, वाईफाई है वो रेडियो सिग्नल पर काम करता है, मगर इस तकनीकी में आप माइक्रोवेव के सिग्नल का उपयोग करते हैं। आप समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है आप बताइए मेरे को। नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी एबोव। जैसा कि आप चुनाव में देखते हैं, ये भी 2011 या 2015 के चुनाव में पहली बार ये नोटा का ऑप्शन आया था, और छत्तीसगढ़ भी, हाँ वो बात छोड़ दीजिए, ईयर छोड़ दीजिए, मगर नोटा का जो ऑप्शन है सबसे पहले जो पूरे भारत में यूज हुआ था, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ही यूज हुआ था। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा कि नोटा जो ऑप्शन हमको चुनाव में मिला है, कि आपको किसी को मत नहीं देना है, जितने भी आप प्रत्याशी खड़े हैं तो नीचे नोटा का बटन होता है, उसका सबसे पहला उपयोग जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था आप देख लीजिएगा उसको एक बार। तो एनालॉग सिग्नल, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बात है, जान रहे हैं आप। बाइनरी कोड ये जुड़ा है, उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। और चिप, माइक्रो सिलिकॉन चिप आप बार पढ़ते हैं, और मोड, कौन कौन से मोड पे कंप्यूटर काम करता है, तो ये सब जुड़े हुए हैं उससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है, वायरस का मतलब है, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, मैं बताता हूं। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। तो याद रखिए कि सीज को कई बार वेपन घुमाने के लिए साइज कर देता है, तो साइज नहीं, वो सीज है, सीज। दोनों मंत्र बताता हूं आपको इंग्लिश के तौर पर। साइज में SIZD होता है, और सीज जो है SIEZD होता है, ठीक है। तो इस SI के बीच में एक ई घुस जाता है, तो ये वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका एस का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वो उसका आंसर बी हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? फायरवॉल समझिए कि आपका ना बिना किसी पैसा खर्च किए ही जो आपका एक तरीके से एंटीवायरस है समझ लीजिए, मतलब ये हैकरों से बचाता है, ये बिना रजिस्टर्ड जो फिशिंग वगैरह होती है उससे बचाता है, माने एक तरीके से सुरक्षा किट है ये समझिए। तो अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है, मैंने बताई दिया आप लोगों को। तो जो फायरवॉल है याद रखेंगे, अनाधिकृत आक्रमण से, जो भी बाहर से आक्रमण होगा उसको फायर करके जला देता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। फायरवॉल, वॉल में दीवार की तरह, सुरक्षा दीवार की तरह खड़ा है, और ऐसा दीवार जिसमें आग लगा हुआ है, तो बाहर से कोई आएगा ही नहीं, बस ये ऐसा याद रखिएगा। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राम ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, यूनिक्स। तो अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राम कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल, बहुजन मतलब होता है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर मतलब क्या होता है कि आप एक से अधिक यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं। मतलब एक ही नेटवर्क पर एक ही सरफेस पे आप बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। तो बहुजन इस्तेमाल का मतलब है मल्टी यूजर, मल्टी यूजर इंटरफेस। ये व्यापम के कई सारे परीक्षा में पूछा भी है कि इनमें से कौन सा मल्टी यूजर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो उसका आंसर है यूनिक्स। ये भी आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, मल्टी यूजर बोले तो सीधा यूनिक्स, ठीक है। बाकी आपके फुल फॉर्म बताता हूँ जो आपका काम आएगा। विजुअल ग्राफिक्स एरे, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, विजुअल ग्राफिक्स एरे, ठीक है। और VLSI का फुल फॉर्म थोड़ा मिस कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इसको एक बार, है ना। मतलब वर्चुअल लाइन सब्सक्राइबर ऐसा कुछ होता है VLSI, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है, एक लोकप्रिय विंडोइंग
इन्वायरमेंट विंडोज 3, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी। मतलब कहने का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज 3 कब मार्केट में लॉन्च किया था, तो इसका आंसर है कि 1990। तो 1990 में उसने लेके आया था। और इसके साथ एक और भी बता जो फेमस है वर्तमान दौर में सबसे ज़्यादा फेमस है कि विंडोज 3 बोले जब लिखे हैं विंडोज 3 तो 1990 याद रखिएगा। और अगर विंडोज 10 बोले जो भी सबसे लेटेस्ट है विंडोज 10 बोले तो सन 2015 में इसका मार्केट में लॉन्च किया था उन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा। और मगर सबसे ज़्यादा जो विंडोज 7 है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है तो याद रखिएगा सर्वाधिक यूज़ मगर आज भी वर्तमान दौर में भी विंडोज 7 का होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। ये भी एक अलग क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए, ये भी क्वेश्चन निकल गया, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमको प्राप्त हो गए। तो आगे बढ़ते हैं हम। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। अब आप पूछेंगे कि भाई आंसर तो बता दिया मैंने, क्वेश्चन और आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप पहले समझिए सिंप्लेक्स होता क्या है। सिंप्लेक्स मतलब है कि चलिए इसको चित्र समझाता हूँ, आपको याद रहे, दिमाग में एक चित्र बना रहे हमेशा, कोशिश करता हूँ मैं समझाने का हमेशा कि देखिए ये आप दूरदर्शन वाले हैं और यहाँ पे यहाँ गए आप, एक घर है, घर के अंदर ऐसा अपना बढ़िया मस्त टीवी लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका तार जुड़ा हुआ है समझ लीजिए। तो यहाँ से आप सिग्नल भेजता है ये चैनल में, ठीक है, और इस टीवी में पहुंचता है और आप उसको देखते हैं चैनल बदल बदल के। क्या आप यहाँ से कुछ सिग्नल भेज सकते हैं क्या इनके पास? नहीं ना। अर्थात सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिर्फ एक ही दिशा में आप सूचना का ट्रांसफर कर सकते हैं, सूचना का संचारण सिर्फ एक ही दिशा में कर सकते हैं। समझ गए बात आप? तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब है जिसमें आप सूचना का संचारण या सूचना को संप्रेषण या सूचना को भेजना, इन्फॉर्मेशन को भेजना सिर्फ एक ही दिशा में कर सकते हैं, वो सारे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे टेलीविजन आपको हमेशा रिसीव होता है, आप देख सकते हैं। रेडियो जिसमें आपको हमेशा सिग्नल रिसीव होता है और आप उसको सुन सकते हैं। तो टीवी और रेडियो दोनों इसका आंसर हो गया। तो देखिए हमने कितने क्वेश्चन बना लिए, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लिए, सिंप्लेक्स का मतलब आप समझ लिए, और इसका टीवी और रेडियो वाला 2 ऑप्शन भी हमने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं, तो जैसी बात है देखिए इसमें से 1, 2 और 4 बोला है, तो सेमीकंडक्टर तो है ही है जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, स्मृति के प्रकार है ना। और मैग्नेटिक भी पता ही आपको, ऑप्टिकल पता है आपको। सर्वर जो है ये कोई भी स्मृति के प्रकार नहीं है। सर्वर आपको पता है कि इंटरनेट पे जो हम जी गूगल पे वेब ब्राउजर पे सब सर्च करते हैं तो जो पेज खुलता है उसको सर्वर कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, बाइनरी डिजिट पर आधारित होती है, बुलियन अलजेब्रा पे, जिसमें 0-1 का कोड यूज होता है। तो इसको बुलियन बीजगणित लिखा है, बुलियन अलजेब्रा इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें 0-1 का कोड यूज होता है, जिसका यूज करके मैंने आपको समझाया था Y2K वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा उसको भी एक बार। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, किसमें करेंगे? बिट्स में करेंगे। जैसे होते बिट्स मतलब, इसका मतलब बता दूं आपको, बिट्स का मतलब 8 बिट मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है, और 4 बिट ये भी कई बार पूछता है बराबर 1 निबल होता है, NIBBLE निबल, ये बाइट और ये आपका बिट। तो सारे स्मृति के प्रकार हैं, ठीक है। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा कि 2 निबल बराबर 1 बाइट हो जाएगा यहाँ से, है ना। 2 निबल बराबर 1 बाइट हो जाएगा, ये भी याद रख लीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि क्रम चलता रहेगा। द्विआधारी बाइनरी संख्या है, बाइनरी संख्या कौन सी? आपको पता है कि 0 और 1 बाइनरी संख्या है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। और इसी के रिलेटेड मैंने आपको समझा था कि Y2K जो ईयर 2000 है उसमें कभी से सारे दुनिया के सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि पूरी दुनिया परेशान थी, और इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है कि भारत ने Y2K में जो 2000 का जो ऑप्शन है उसमें 1000 की जगह मैंने 1000 के 3 0 हटाकर वहाँ K लगा दिया, क्योंकि K का हमको बाइनरी मान पता होता है। तो आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो उसमें आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आज का क्लास यहीं हमारा समाप्त होता है। और अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझने हो तो हमारे एनालाइजर ऐप के जो वीडियो कोर्स हैं, जिसमें बहुत डीपली, यहाँ तो मेरे पास
समय सीमा का बंधन है कि मुझे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने के लिए और क्लास को रुचिकर बनाने के लिए। पर अगर आप लोगों को डीपली नॉलेज चाहिए, एकदम पूरे यूपीएससी तक का आप लोगों को तैयारी करना है, फ्यूचर में कभी स्टेट पीएससी, यूपीएससी कुछ बड़े एग्जाम को सोचे होंगे, तो वहाँ तक के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हम एनालाइजर ऐप का वीडियो कोर्स में आप इनरोल कीजिए, वहाँ हम आपके एक एक डाउट पूरे तहजीब के साथ पूरा क्लियर करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा।